क्लास 10 हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की अंतना और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका दूसरा पार्ट दोपहर का भोजन, जिसके लेखक हैं श्री अमरकांत। तो अमरकांत जी के थोड़ा समय पहले जीवन परिचय के बारे में बात करूंगी कि इनका जन्म हुआ 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मगरा नामक गांव में हुआ था। नगरा नामक गांव में, सॉरी। उनका वास्तविक नाम था श्री राम वर्मा। इन्होंने अमरकांत के नाम से ही साहित्य सृजन किया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बलिया में हुई और उसके बाद इन्होंने किशोरावस्था से ही कहानियां लिखना शुरू कर दिया था और प्रगतिशील लेखक संघ से भी ये जुड़े और छात्र जीवन में स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग भी लिया। तो जो इनकी साहित्यिक विशेषता है, थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डालूंगी कि ये प्रमुख कहानीकार हैं। अपने कहानियों में इन्होंने शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। मुख्य रूप से इन्होंने मध्यम वर्ग के वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर, इन सबको इन्होंने अपनी कहानी का विषय बनाया है। उनकी शैली की सहजता जो है वो पाठकों को, और जो भाषा की सजीवता है वो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और मुहावरे, जहां भी उन्होंने देखा है, जिस भी अंचल की वो बात करते हैं, उनका मुहावरों का बड़ा सटीक वो प्रयोग करते हैं। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, सूखा पत्ता, काले उजले दिन, बीच की दीवार आदि। और इन्होंने बाल साहित्य की रचना भी की है। तो बच्चों, जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो कहानी है दोपहर का भोजन। और जो दोपहर का भोजन है ये क्या है? ये एक निम्न मध्यम वर्गीय, एक ऐसे वर्ग की कहानी है, एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां पर जो घर का मुखिया है उसकी नौकरी छूट चुकी है, जो बालक है उनका जो बेटा है बड़ा, उसका भी कोई काम, बेरोजगारी है के चक्कर में उसको भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। और जो सिद्धेश्वरी है, जो हमारी कहानी की नायिका है, वो एक उसका छोटा बेटा और है। तो वो सब बच्चों में तालमेल, परिवार में एकता दिखाने की कोशिश करती है और किसी भी तरीके से परिवार को बांध के रखना चाहती है। कैसे? बहुत दोपहर का भोजन मतलब थोड़े सा, उनके पास खाने को भी पर्याप्त भोजन नहीं है, वो आधे पेट खा के उठ रहे हैं, यानी वो 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए इस कहानी का नाम है दोपहर का भोजन। तो कैसे कैसे वो बातें कर करके उन सबको खिलाती है और स्वयं अपने आप को लगभग भूखी रहकर अपने परिवार को पाल रही है। तो आइए बच्चों, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। ये जो दोपहर का भोजन है, गरीबी से जूझ रहे एक ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है जिसे भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो रहा। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। मुंशी जी पूरे परिवार का संघर्ष जो है उनका भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है कि शायद हमारा काम मिल जाए, शायद हमें कोई अच्छी नौकरी हो जाए। और जो सिद्धेश्वरी है वो गरीबी में पूरे परिवार को जोड़े ही नहीं रहती, बल्कि गरीबी के एहसास को मुखर भी नहीं होने देती। वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कैसे वो बातें कर रही है। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों से ही कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलता है। ये कहानी अत्यंत मार्मिक है। पिता को नौकरी से छटनी हो चुकी है, वे छोटी मोटी नौकरी की खोज में है। एक बेटा प्रूफ रीडिंग का काम करता है, एक बेटा प्राइवेट इंटर कर रहा है, वह और एक बीमार है। गृहस्थी किसी तरह खिंच रही है। अमरकांत ने दोपहर के खाने के समय पूरी कहानी को रसोई में केंद्रित किया है। एक ही स्थिति का बार बार दोहराव कहानी में गुथी विडंबना को और भी प्रखर बनाता है। और खाते समय सिद्धेश्वरी कैसे मुंशी जी, रामचंद्र और मोहन के संवादों के माध्यम से घर की जो भूख है उसका निर्मम सत्य उजागर कर रही है। यह निर्ममता कहानी के शीर्षक दोपहर का भोजन यानी व्यंग रूप में भी ये मुखरित हो रहा है। तो जब अब प्रारंभ करते हैं हम लोग कहानी। गृहिणी सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद जो है चूल्हा बुझा दिया। अब उसे प्यास लगी और जब प्यास लगी तो उसने क्या किया? 1 लोटा भरकर पानी लाई और पानी उसने पी लिया। वहीं जमीन पर लेट गई। क्यों? क्योंकि जो खाली पानी था वो उसके कलेजे में लग गया और वो हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। तो ये जो, क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि ये लोग बहुत गरीब हैं, ये नहीं खाना भी इनको पूरा मयस्सर नहीं हो रहा। फिर आधे घंटे तक लगभग उसी जगह पड़ी रही। फिर उसके जी में आया, फिर बैठकर उसने इधर उधर देखा तो देखा जो टूटा हुआ खटोला सा है उस पर उसका 6 साल का बच्चा
प्रमोद नंग धड़ंग पड़ा है। गले और छाती की हड्डियां इतना सूख गया है उसका बच्चा कि उसकी हड्डियां भी साफ दिखाई दे रही हैं और हाथ पैर बासी ककड़ी देखिए एकदम ऐसे मुड़े तुड़े से। तो कह रहा है वो बेजान और सूखे पड़े हुए हैं, पेट हंडिया की तरह फूला हुआ है, जैसा उसने बताया कि वो कोई उसको बीमारी है। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। अब सिद्धेश्वरी ने क्या किया, अपना गंदा सा ब्लाउज उसके ऊपर डाल दिया और किवाड़ की आड़ में खड़ी होकर गली में आने जाने वालों को देखने लगी। तभी उसका बड़ा लड़का रामचंद्र वो घर की ओर आता दिखाई दिया। सिद्धेश्वरी एक लोटा पानी चौकी के पास रखकर उसने चौकी के पास रख दिया। रामचंद्र आया और चौकी होती है जैसे एक पीड़ा जैसा होता है ना उसको, तो वो उसके पास बैठ गया और फिर बेजान सा वहीं पर लेट गया। सिद्धेश्वरी बड़ी बेचैनी के साथ बेटे को देखती रही, फिर उसने नाक और माथे पे हाथ रखा। रामचंद्र ने आंखें खोली, उसने कहा भाई हाथ पैर धो लो और आके भोजन कर लो। वो हाथ पैर धोने के बाद चौकी पर बैठ गया। माँ सिद्धेश्वरी से उसने खाने के लिए पूछा। उसने बाबूजी के खाने के बारे में भी पूछा तो पता चला कि वो अभी घर पे नहीं आए थे, वो आते होंगे। रामचंद्र की आयु लगभग 21 वर्ष या दुबला पतला गोरे रंग का है। वह एक स्थानीय समाचार पत्र में दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है और अभी इंटर पास है। ठीक है, तो इसका भी कोई बहुत अच्छी जो आमदनी कुछ भी नहीं है। सिद्धेश्वरी ने खाने वाली थाली उनके सामने रख दी, उसके सामने और 2 रोटियां और एक कटोरा पनियाई दाल और चने की तली हुई तरकारी या सब्जी रख दी। रामचंद्र ने रोटी खाने से पहले छोटे भाई मोहन के बारे में पूछा। माँ सिद्धेश्वरी ने मंझले बेटे मोहन के बारे में बताया कि वह इस साल हाई स्कूल की प्राइवेट परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। यद्यपि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, कर तो रहा है लेकिन पढ़ने में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वह घर से गायब था, पर सिद्धेश्वरी की हिम्मत सच बोलने की नहीं थी। उल्टा वो तारीफ करने लगी अपने बेटे की झूठी कि वो पढ़ने में बहुत तेज है, हर समय बस पढ़ने में ही लगा रहता है। रामचंद्र खाना खाने लगा। माँ ने उससे पूछा वहां कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने रुखाई से बोला समय आने पे सब ठीक हो जाएगा। वहां कुछ हुआ क्या मतलब कि कोई काम बना क्या तुम्हारा? फिर रामचंद्र ने बालक प्रमोद के बारे में पूछा तो माँ ने कह दिया नहीं, जो वो बच्चा है ना जो खाट पे सोया हुआ है, आज तो ये बिल्कुल भी नहीं रोया। कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा। माँ ने रामचंद्र से रोटी लेने की जिद की और रामचंद्र ने रोटी लेने से इनकार कर दिया। क्यों कर रहा है वो इनकार? क्योंकि वो जानता है कि बहुत रोटी माँ के पास नहीं है, माँ यूं ही झूठ बोल रही है। अब सिद्धेश्वरी ने फिर भी उसने हाथ से उसका और रोटी लो, उसने कहा नहीं मेरा पेट तो पहले से ही भर चुका है और मैं तो ये भी छोड़ने वाला हूँ, बस और नहीं चाहिए। सिद्धेश्वरी ने जिद किया अरे आधी ही ले लो। तो रामचंद्र बिगड़ने लगा, अधिक खिलाकर तुम मुझे बीमार करना चाहती हो। सब लोगों के जो संवाद है वो क्या बता रहे हैं हमें कि वो भी जानता है, रामचंद्र भी जानता है कि रोटी और नहीं है, और जो सिद्धेश्वरी है वो भी कहीं ना कहीं समझती है, लेकिन फिर भी अपने बेटे को ये जताना नहीं चाहती कि उसके घर में इस तरीके का अभाव है। अब सिद्धेश्वरी जहां की तहां बैठी रही। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखता हुआ बोला माँ पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया और धीरे धीरे जो टुकड़े बचे हुए थे उनको भी समेटा और फटाफट मुंह में डाल लिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि माँ को पता लगे कि मेरी भूख पूरी तरह नहीं मिटी है। और मंझला लड़का मोहन, अब मोहन आया, वो भी आते ही पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था, उसकी आंखें छोटी थी, चेहरे के दाग चेचक के दाग थे उसके चेहरे पर। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया कहाँ गए थे बेटा? तुम्हारे बड़े भैया पूछ रहे थे। मोहन ने रोटी के बड़े गिलास को निगलने की कोशिश करते हुए बड़े अस्वाभाविक ढंग से कहा कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर तो था। उसने भी झूठ बोला। सिद्धेश्वरी वहीं बैठ के उसको पंखा झलने लगी और ऐसा लगा जैसे सपने में बोल रही हो, क्योंकि वो सबकी तारीफ करती रहती है, वो किसी भी तरीके से परिवार की एकता को बनाए रखना चाहती है। वो कहने लगी अरे बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है। ये बात सुन के जो बीच वाला बेटा था उनका, उसने वो अपनी माँ को ऐसे देखने लगा कि जैसे उसने कोई चोरी की हो। फिर माँ की ओर देख के फीकी सी हंसी हंस दिया और खाने में जुट गया। अब उसने जो 2 रोटियां उसको परोसी थी उनमें से एक रोटी, कटोरे की 1/3 दाल, सब तरकारी साफ कर चुका था। अब सिद्धेश्वरी ने सोचा कि भाई मैं क्या करूं, इसने तो सब्जी ज्यादा खा ली और अभी रोटी इसकी बची हुई है। तो उसने कहा कि भाई अब आजकल वो कह रही थी कि मुझे ना अपने बच्चों से बड़ा डर लगने लगा है। क्यों? क्योंकि उसको हर समय लगता है कि इतने अभावों में कहीं जो परिवार है उसको आपस में ना उलझ जाए हम लोग। तो वो
थोड़ी देर बाद उसने मोहन की तरफ से मुंह फेरा। जब उसने देखा कि वो खाना समाप्त कर चुका था, तब उसने बोला, एक रोटी और देती हूँ। अब मोहन ने रसोई की ओर देखा बड़े रहस्यमय ढंग से कि रोटी तो है नहीं, फिर भी माँ ऐसा कह रही है। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट बिल्कुल भर गया अच्छी तरह से। उसने कहा, मुझे भूख ही नहीं है। अच्छा, अगर तू ज्यादा ही चाहती है तो जरा सी दाल दे दे। तो इसने दाल को जो है कटोरे को दाल से भर दिया। अब ये दाल ही पीकर चला गया। इसके बाद 2 रोटियां, कटोरा भर दाल और चने की तली तरकारी। मुंशी जी आ गए और मुंशी जी ने पालती मारकर बैठे। वो भी एक रोटी को कह रहे, ग्रास को ऐसे चुबला रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। तो आप एग्जाम्पल भी देखिए, उदाहरण देखिए कि जो लेखक है वो किस प्रकार के उदाहरण देता है। तो धीरे धीरे कह रहे थे तो वो 50-55 के, 45 के थे, लेकिन उम्र से लगते थे 50-55 के। क्यों? क्योंकि गरीबी जो है, गरीबी की वजह से उनकी उम्र जो है बहुत अधिक वो बूढ़े से दिखने लगे थे। अभाव इंसान को ऐसा ही बना देता है। गंदे से कपड़े पहने थे। अब जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने बड़ के लड़के के बारे में पूछा। सिद्धेश्वरी ने बताया वह अभी खाना खाकर काम पर गया है। कह रहा था कि कुछ दिनों में उसकी नौकरी लग जाएगी, जबकि आप जानते हो कि उसने ऐसा नहीं कहा है। फिर वह वो तो ये कह रहा था, मेरे बाबूजी तो देवता हैं, देवता। मुंशी जी के चेहरे पर चमक आ गई। वे बोले, हाँ, बड़के का दिमाग बड़ा तेज है। तो वो इस तरीके से करके परिवार को सबको समेट के रखना चाहती है। मुंशी जी खाए चले जा रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया? सूचना दी गई, गंगाचरण की बाबू की लड़की की शादी तय हुई, जैसे आमतौर पर घरों में बात होती है। लड़का एमए पास है। मुंशी जी खाना खाते रहे। पत्नी ने और रोटी लेने की जिद की, लेकिन उसने फिर पति के मांगने पर थोड़ा सा गुड़ दे दिया। मुंशी जी के खाने से निपटने के बाद सिद्धेश्वरी झूठी थाली लेकर चौके में जमीन पर बैठ गई। खाने की सामग्री बहुत कम बची थी। अब इसने क्या किया, जो बटलोई की दाल थी उसको पूरा कटोरे में उड़ेल दिया, वो भी पूरा नहीं भरा। छिपुली में जरा सी तरकारी बची थी, उसे भी अपने पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने खींच लिया। अब उसमें केवल एक रोटी बची थी, वो भी मोटी भद्दी और जली सी। ये अपनी थाली में रखने जा रही थी कि तभी उसे याद आया कि जो मेरा छोटा बच्चा प्रमोद सोया वो जरूर जब भी उठेगा तो उसको दोबारा से भूख लग जाएगी। तो उसने रोटी को तोड़ा और आधी रोटी वापस रख दी और आधी रोटी को अपनी थाली में रख लिया। और उसके बाद 1 लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसको पहला जैसे उसने ग्रास मुंह में लगा, पता नहीं कहां से उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन में एक अलगनी पर गंदी साड़ी टंगी थी जिसपे कई पैबंद लगे थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। और बाहर की कोठरी में मुंशी जी ऐसे सो रहे थे मानो ना तो उन्हें किराया, जो बार बार मकान मालिक किराए का तकादा कर रहा है, उनको वो देना हो, और ना ही उनकी ऐसी कोई विभाग से छंटनी हो गई हो शाम को, या उन्हें काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। तो ये बता रही है कि किस प्रकार से, यानी जो वो है कि वो बेफिक्री की नींद सो रहे थे। किसकी वजह से? शायद सिद्धेश्वरी की ही वजह से, क्योंकि सिद्धेश्वरी इस तरीके का माहौल बनाकर अपने घर में रखना चाहती थी और ये इतने बड़े त्याग की भावना उसमें थी। तो ये थी बच्चों हमारी कहानी आज की दोपहर का भोजन। तो एक तो बच्चों आप इनमें से ये प्रश्न कर जाइएगा अच्छे से, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की व्यवस्था झलक रही हो। एक तो वही है कि उसने बच्चा नंग धड़ंग पड़ा था, उसके किस तरीके से बेजान हाथ पैर पड़े हैं और स्त्री ने अपना गंदा सा ब्लाउज बच्चे के मुंह पे डाल दिया। सारा घर पक्षियों से भन भना रहा है और कैसे वो खाने की थाली ला के रखती है और सब लोग झूठ बोल बोल कर कि उन्हें भूख नहीं है, थोड़ा थोड़ा भोजन करके उठ जाते हैं। और अंतिम तो मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसको तो आप एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों ये था आज का हमारा पाठ दोपहर का भोजन। अब हम आपको मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।